हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गणित विज्ञान सेक्शन में। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम 10वीं के विज्ञान विषय की बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। 100 आउट ऑफ 100 लाने की जो है फुल तैयारी अपन यहाँ कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम शेखावटी मिशन 100 के जो क्वेश्चन बैंक आया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो बैंक है, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। जिसके हमने चैप्टर फर्स्ट को डिस्कस कर लिया है और चैप्टर सेकंड का एक वीडियो जो मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो आया है चैप्टर सेकंड का, अम्ल क्षारक एवं लवण। यहाँ पे हम MCQ जितने भी बन रहे थे वो डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न, यानी कि एक एक नंबर के जो क्वेश्चन इस चैप्टर से बन रहे हैं उन सबको हम डिस्कस करने वाले हैं, जिनकी संभावना है परीक्षा में आने की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अति लघु उत्तरात्मक के अंतर्गत पहला प्रश्न है, लवण के विलयन की चालकता की जांच का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए, लवण का जो विलयन होता है, लवण का पानी में जो घोल होता है, वो विद्युत की चालकता करता है। इसके लिए एक चित्र बनाना है। तो इस तरह का चित्र बनाएंगे। एक बीकर लेना है, इसमें 2 ग्रेफाइट की छड़ें ले लेनी है और उसमें जांच वाला वो लवण का घोल ले लेना है। फिर क्या करोगे, बैटरी लगा करके एक स्विच लगाना है और एक छोटा सा बल्ब लगा लेते हैं। जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं, बैटरी से इसमें हम विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, तो इलेक्ट्रोड जो है ग्रेफाइट के बने हुए हैं जो विद्युत का चालक है, अगर ये विलयन विद्युत का चालन करता है तो बल्ब जल उठेगा। बल्ब जलेगा, इसका मतलब इसमें विद्युत की चालकता हो रही है, इस विलयन में विद्युत की चालकता हो रही है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 2, एल्यूमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन बनाने के लिए क्यों किया जाता है। ये बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने के बर्तनों में क्यों होता है। इसका कारण क्या है, भी एल्यूमिनियम बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है, सस्ती भी है, और ये ना तो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है और ना ही ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है, और ये ऊष्मा की अच्छी चालक है, इसलिए इसका प्रयोग खाना बनाने के बर्तनों में किया जाता है। अगला प्रश्न है, लोहे का शुद्ध अवस्था में उपयोग क्यों नहीं किया जाता। तो देखिए, लोहा अगर शुद्ध अवस्था में होगा तो वो क्या होगा, बहुत नरम होगा और गर्म करने पर सुगमता से वो मुड़ भी जाएगा। हम लोहे का उपयोग कहाँ करते हैं, कठोरता के लिए करते हैं, लेकिन शुद्ध जो लोहा होगा वो बहुत ज़्यादा नरम होता है और गर्म करने पर सुगमता से मुड़ जाता है, इसलिए क्या होता है, इसका शुद्ध अवस्था में प्रयोग नहीं किया जाता। अगला प्रश्न है, लोहे की कठोरता बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है। तो लोहे की कठोरता बढ़ाने के लिए उसमें थोड़ा सा कार्बन मिलाते हैं, बहुत कम 0.05% कार्बन इसके अंदर मिला दिया जाता है। तो क्या मिलाया जाता है, थोड़ा कार्बन इसके अंदर मिला दिया जाता है, जिससे लोहा कठोर हो जाता है। प्रश्न संख्या 5 देखिए, अति लघु उत्तरात्मक में प्रश्न संख्या 5। तो स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चों की ये क्यूरी है कि उनको जो है ये क्वेश्चन बैंक मिल नहीं रहा है। जिन बच्चों को क्वेश्चन बैंक नहीं मिल रहा है उसके लिए मैंने एक चैनल पे जा करके देख सकते हैं, एक शॉर्ट वीडियो डाला है जहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको दिक्कत हो रही है तो जो भी मैं वीडियो बना रही हूँ उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको जो है नोट्स हर चैप्टर के ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे। 5वां प्रश्न देखिए, धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित क्यों नहीं करती। देखिए भाई, हमने पढ़ा है कि धातुएं जब भी अम्लों के साथ अभिक्रिया करेंगी क्या करेंगी, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेंगी। लेकिन नाइट्रिक अम्ल है और उसके साथ धातुएं अभिक्रिया कर रही हैं तो हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं बन रही। इसका कारण क्या है कि भाई जो नाइट्रिक अम्ल है ना, नाइट्रिक अम्ल खुद एक बहुत बड़ा ऑक्सीकारक है, बहुत प्रबल ऑक्सीकारक है, और हाइड्रोजन गैस बनती तो है, लेकिन जो भी हाइड्रोजन गैस बनती है ये उसका ऑक्सीकरण कराता है। ऑक्सीकारक है तो ऑक्सीकरण कराएगा, ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन को जोड़ेगा, ऑक्सीजन को जोड़ेगा तो क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। तो जो हाइड्रोजन गैस बनी थी उसका ऑक्सीकरण करा देता है कौन, खुद नाइट्रिक अम्ल, और फिर से वाटर बना देता है। तो क्या लिखा है, HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक है जो उत्पन्न हाइड्रोजन गैस है उसको ऑक्सीकृत करेगा और जल में परिवर्तित कर देता है, और नाइट्रोजन स्वयं क्या बनाएगा, खुद का कोई ऑक्साइड बना लेता है। इसलिए क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि जो भी हाइड्रोजन गैस थी उसका ऑक्सीकरण इसने करा दिया और वो वाटर में बदल गई। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न एस्कों के सूत्र लिखिए। हेमेटाइट, हेमेटाइट जो कि आयरन का एक एस्क है, लोहे का, इसका सूत्र होता है Fe2O3। कॉपर पायराइट, इसका सूत्र होता है CuFeS2। नेक्स्ट है ध्वनिक या सोनोरस क्या होता है। तो ध्वनिक या सोनोरस का मतलब होता है धातुएं जब भी किसी कठोर सतह से टकराएंगी तो वो एक ध्वनि उत्पन्न करती हैं, और उनके इसी गुण को हम ध्वनिक या सोनोरस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 8, आपने तांबे के मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ करते अवश्य देखा होगा, यह खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी होते हैं। तो देखिए, तांबे का बर्तन है वो मलिन क्यों होता है,
तांबे को जब हम खुले में छोड़ते हैं हवा में, तो जो आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, नम कार्बन डाइऑक्साइड, उसके साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, कार्बोनेट बना लेता है। कॉपर का कार्बोनेट बना लेता है जो हरे रंग का होता है, इसलिए तांबे का बर्तन हरे रंग का हो जाता है, मलिन हो जाता है। अब क्या होता है, जब खट्टे पदार्थों का हम प्रयोग करते हैं तो खट्टे पदार्थों में क्या होते हैं, हम जानते हैं अम्ल होते हैं, एसिड होते हैं। ये अम्ल क्या करते हैं, इस कार्बोनेट को घुलनशील बना देते हैं, विलेय बना देते हैं, और ये घुलनशील बनेगा तो जैसे ही हम पानी से इसको धोएंगे तो ये पानी के साथ धुल करके बर्तन साफ हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 9 क्या है, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात का नहीं, इसका क्या कारण है। तो देखिए, तांबा बहुत कम अभिक्रियाशील धातु है, बहुत कम अभिक्रियाशील धातु है। यह जल तथा भाप के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती है। जल, क्योंकि गर्म जल रखेंगे तो वहाँ भाप ही बनेगी, तो यह भाप और जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, और न ही ऑक्सीजन तथा खनिज लवणों से अभिक्रिया करता है। जबकि हम इस्पात की बात करें तो वो अच्छा चालक है, ताप का अच्छा चालक है। तांबा इस्पात की बजाय क्या है, ताप का अच्छा चालक है। इसके विपरीत इस्पात में जंग लग जाती है, और जंग लग जाएगी तो फिर पानी अपना खराब होने की संभावना रहती है। इसलिए इस्पात की बजाय तांबे के टैंक बनाए जाते हैं, गर्म पानी के जो टैंक हैं वो तांबे के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 10 क्या दे रखा है। प्रश्न संख्या 10 है, सामान्यतः विद्युत तार तांबे के क्यों बनाए जाते हैं। तो विद्युत तार तांबे के बनाने के कारण क्या है कि तांबा विद्युत का अच्छा चालक है, तांबा विद्युत का अच्छा चालक है, आसानी से विद्युत धारा उसमें गुजरती है, तो चालक तार उसी का बनाना चाहिए जिसमें से विद्युत धारा आसानी से गुजर सके, तो अच्छा चालक है, सुचालक है। अगला है, सोने तथा लोहे में अधिक तन्य धातु कौन सी है। तो देखिए, सोना जो है ना वो सबसे अधिक तन्य धातु है। कितनी ज़्यादा तन्य है कि भी 1 ग्राम सोने से हम लगभग 2 किलोमीटर लंबा एक तार बना सकते हैं, इतनी ज़्यादा तन्य, तो सोना जो है ज़्यादा तन्य धातु है। अमलगम एक मिश्र धातु है जो एक या एक से अधिक धातुओं का किसके साथ मिश्रण होता है। तो अमलगम जो है वो एक मिश्र धातु होती है जिसमें एक धातु अवश्य ही मरकरी पाई जाती है, दूसरी धातुएं अलग हो सकती हैं लेकिन उसमें मरकरी अवश्य ही पाई जाती है अमलगम के अंदर, ठीक है। दूसरी धातु में चांदी है और टीन वगैरह भी उसके अंदर हो सकती हैं। अगला देखिए, किसी शुद्ध धातु की अपेक्षा उसके मिश्र धातु की विद्युत चालकता एवं गलनांक कैसा होता है। तो कोई भी शुद्ध धातु होगी ना उसकी चालकता ज़्यादा होगी, मिश्र धातु की चालकता कम होगी, और गलनांक भी मिश्र धातु का कम होगा। तो विद्युत चालकता और गलनांक कम होते हैं। कारण क्या हो सकता है, वे जब मिश्र धातु बनाएंगे तो बहुत सारी अलग अलग धातुएं उसके अंदर मिश्रित की जाएंगी, अलग अलग धातुएं मिश्रित की जाएंगी, तो परमाणु भी अलग अलग होंगे, तो उनकी व्यवस्था थोड़ी उबड़ खाबड़ हो जाएगी, और थोड़ी सी अव्यवस्थित व्यवस्था होने के कारण उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था अव्यवस्थित हो जाती है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो है थोड़ा सा रुक जाता है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कम होगा तो क्या होगा, चालकता कम हो जाएगी। तो मिश्र धातु की चालकता और गलनांक दोनों ही कम होते हैं। अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक की अभिक्रियाशीलता का सही बढ़ता क्रम। तो देखिए, यहाँ पे जो लोहा है वो इन तीनों में सबसे कम अभिक्रियाशील है, उसके बाद जिंक है और एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 15, वातावरण में लोहे के ऊपर भूरी परत चढ़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इस प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं, लोहे को जंग लगना इस प्रक्रिया को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सोडियम व पोटेशियम धातु की ठंडे जल से अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए, सोडियम और पोटेशियम की जब ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या करता है, ये जल उठता है, ये जलता है, जलेगा तो ऊष्मा उत्पन्न होगी, तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ये जो अभिक्रिया है ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है। इस अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गालक से आप क्या समझते हैं, गालक क्या होता है। तो गालक क्या होता है, जो अयस्क होते हैं ना उसके अंदर जो अम्लीय अशुद्धियाँ होती हैं उनको गलाने का काम जो करते हैं, उनको विलय करने का काम जो करते हैं, उन पदार्थों को हम गालक कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, टाइटेनियम धातु की विशेषता क्या है जिसके कारण इसे सामरिक महत्व की धातु कहा जाता है। टाइटेनियम की विशेषता क्या है जिसके कारण इसे सामरिक महत्व की जो है धातु कहा जाता है। तो टाइटेनियम जो है अल्प अभिक्रियाशील धातु, बहुत कम अभिक्रियाशील धातु होती है, जिससे इसमें तनाव सहने की क्षमता अधिक होती है। इसका प्रयोग नाभिकीय संयंत्रों, सैन्य उपकरणों और गैस टर्बाइनों, जेट इंजनों आदि में होता है। यह शीघ्रता से संक्षारित नहीं होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19,
धातु व धातु के एस्क लिखिए। कुछ धातु के नाम लिखने हैं और उनके एस्क भी लिखने हैं। तो देखिए पहले है धातु एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का जो एक्स होता है उसको हम बॉक्साइट कहते हैं। उसका सूत्र होता है Al2O3 एंड यहाँ इनकी जगह 2 लिखेंगे 2H2O। Al2O3 2H2 ये बॉक्साइट का सूत्र होता है। आगे है लेड। लेड धातु जो होती है उसका जो एस्क होता है उसको हम गैलेना कहते हैं और उसका सूत्र होता है PbS। मरकरी या पारा जिसको हम कहें उसका एस्क होता है सिनेबार और सूत्र होता है HgS। जिंक जो धातु होती है, जिंक जो धातु होती है उसका एस्क होता है, कैलामाइन भी उसका एस्क होता है, कैलामाइन का सूत्र ZnO। देखिए जब इस कैलामाइन के अंदर थोड़ा सा लोहा घुलाओ तो ZnO और ये भी पूरा नहीं होता है Fe2O3 होता है। या फिर कैलामाइन का जो सूत्र होता है ना, कैलामाइन का सूत्र होता है ZnCO3। जिंक कार्बोनेट ये कैलामाइन होता है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। कैलामाइन जो होता है वो क्या होता है जिंक कार्बोनेट, ठीक है। या फिर इसका जिंक जिसको हम जिंकाइट भी कहते हैं ZnO, ये भी इसका एक एस्क हो सकता है। आगे है आयरन। आयरन का एस्क जो होता है वो हेमेटाइट होता है, Fe2O3 इसका फॉर्मूला होता है। और कैल्शियम का जो एस्क होता है उसको हम डोलोमाइट कहते हैं, सूत्र होता है CaMgCO3, ठीक है। कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट CaMgCO3 और 2 उसके साथ लगाना है, ठीक है। ये उसका फॉर्मूला होता है। उसके बाद है धात्विक चमक किसे कहते हैं। तो धात्विक चमक का मतलब क्या होता है, धातुओं का अपना ये गुण होता है कि उनमें एक विशेष सतह चमक, उनकी सतह जो है चमकदार होती है। इस गुणधर्म को धात्विक चमक कहते हैं। शुद्ध रूप में जो धातु होंगी उनकी सतह चमकदार होती है, यही उनका जो गुणधर्म है, इसी को हम धात्विक चमक कहते हैं। अगला प्रश्न है PVC का पूरा नाम क्या है। तो PVC का पूरा नाम होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसी अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो अधातु पूछी है तो ब्रोमीन। ब्रोमीन अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। गैंग क्या है, पृथ्वी में खनिज एस्कों में मिट्टी रेत आदि अशुद्धियाँ होती हैं जिन्हें गैंग कहते हैं। पृथ्वी के जो खनिज हैं, खनिजों के जो एस्क हैं उसमें जो अशुद्धियाँ पाई जाती हैं उन अशुद्धियों को गैंग कहते हैं। ऐसी कौन सी अधातु है जो चमकीली होती है। तो आयोडीन जो अधातु होती है वो कैसी होती है, चमकीली होती है। नेक्स्ट प्रश्न है लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने वाले लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, इस पदार्थ को हम जंग कहते हैं। ऐसी अधातु जो विभिन्न रूपों में विद्यमान होती है, ऐसी अधातु जो विभिन्न रूपों में विद्यमान होती है उसको हम क्या कहते हैं,